नमस्कार दोस्तों। मैं राजेश कुमार आज तुम्हारे लिए तो क्या अपने लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो अभी मैंने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ी है तो सोच रहा हूँ मैं उसकी रिवीजन कर रहा हूँ। तो बोलते हैं यहाँ पर रिवीजन करोगे, अगर आप किसी को पढ़ाओगे तो आपके थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगा। तो इसमें मेरा सवाल था, आपको अच्छी लगे तो देख लेना, ना लगे तो आपकी मर्जी है। अपने पढ़ेंगे राजस्थान इकोनॉमी का पहला चैप्टर। राजस्थान में पहला इकोनॉमी चैप्टर के अंदर उसको 3 पार्ट में पढ़ेंगे। पहले तो इसके स्ट्रेटेजिकल पिलर है, इसके अंदर 7 पिलर बताए गए हैं, वो कौन कौन से हैं वो पढ़ेंगे। उसके बाद में इसके अंदर दूसरा पार्ट है कि जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, जीएसवीए क्या होता है, इनके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे मूल्य सांख्यिकी। मूल्य थोड़ा राइटिंग में देख लेना, बाकी कोई हिंदी में अगर नाम गलत लिखो तो बता देना, क्योंकि ऐसा ही के अंदर हिंदी भी है। मूल्य सांख्यिकी के अंदर पढ़ेंगे अपने 2 इंडेक्स सीपीआई और दूसरा होगा डब्ल्यूपीआई। और तीसरा अपने पढ़ेंगे राजकोषीय फिजिकल डिफिनेंस, तीनों पढ़ेंगे। तो इससे पहले अपने पढ़ लेते हैं कि इस बार अपना टारगेट क्या है। अपनी जो जीडीपी है उसको $350 बिलियन करने का टारगेट है। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक 7 स्ट्रेटेजिक पिलर बनाए हैं, उनका नाम है, उसके लिए आप ट्रिक बना सकते हो, एवरी स्मार्ट सिटीजन प्लान फॉर इंक्लूसिव फ्यूचर। ये ट्रिक है, 1 2 3 4 5 6 7 है। ई का हो गया इकोनॉमिकल, आर्थिक रूप से इसको वृद्धि करेंगे। दूसरा हो गया सेक्टोरल ग्रोथ, मतलब क्षेत्रीय विकास करेंगे, जैसे कृषि का सेक्टर वाइज करेंगे। और उसके बाद में आ गया प्राइस स्टेबलाइजेशन, मतलब मूल्य स्थिरीकरण। फिर तीसरा होगा फिजिकल डेफिएशन, राजकोषीय। और समावेश मतलब सबका एक साथ विकास करना। और तीसरा होगा ये फाइनेंशियल, वित्तीय संबंधित, मतलब बैंक खाते वगैरह खुलाना, जिससे अपनी जो जीडीपी है वो ग्रो करके $350 बिलियन आ जाए। फिलहाल अपनी लगभग $200 बिलियन के आसपास है। ये अपना टारगेट है कि 2029 तक अपने इस अचीवमेंट को हासिल कर। इसका अभी पता नहीं चल रहा, मैं देख के आपको दोस्तों बता दें, क्योंकि मैं भी रिवीजन कर रहा हूँ, अभी एक ही बार मैंने पढ़ा है। ठीक है, अब अपने इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले इसके लिए पढ़ेंगे अपने जीडीपी। जीडीपी तो होती है इंडिया के लिए, और राजस्थान के लिए होती है जीएसडीपी, मतलब ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब सकल राज्य घरेलू उत्पाद। इसके आधार पे अपने देश के अंदर क्या आय है वो इस चीज के बारे में अपने जानेंगे। तो इसके सीधे अब परिभाषा तो आपको पता ही होगी, अगर ना पता है तो आपको मैं बता दूं कि एक निश्चित क्षेत्र के अंदर, निश्चित क्षेत्र मतलब ये घरेलू सीमा होगी, घरेलू सीमा के अंदर और निश्चित समय के अंदर, मतलब पिछले 1 वर्ष के अंदर अपने देश के अंदर जो भी वस्तु है और जो भी सेवा है, उनका जो अंतिम मूल्य है ना, उसको अपने जीडीपी बोलते हैं। ठीक है, अगर ये राज्य के अंदर आ गई तो जीएसडीपी हो जाएगा, अगर ये देश की है तो ये जीडीपी देश की हो जाएगी। दूसरा अपने इसके बारे में, दूसरे के बारे में क्या पढ़ेंगे, जीएसवीए। दूसरा पढ़ेंगे जीएसवीए, ग्रोस स्टेट। और ये मतलब फुल फॉर्म में अभी याद नहीं कर पा रहा, रात टाइम थोड़ा सा प्रेशर होता है तो कुछ चीजें आती हुई भी दिमाग से स्किप हो जाती है, क्योंकि पढ़ाने का इतना अभी तक एक्सपीरियंस नहीं है। तो इसका होगा कि क्षेत्र बार कितना, जैसे एग्रीकल्चर से हमें कितना मिल रहा है, सेवा क्षेत्र से हमें कितना मिल रहा है, और तीसरा अपना विनिर्माण के अंदर कितना मिल रहा है। ये तीनों चीजें इसके अंदर अपने पढ़ेंगे। और तीसरा अपने पढ़ेंगे जी जीएस एंड जीएनपी नेट, मतलब इसके अंदर पढ़ेंगे कि शुद्ध मूल्य कितना है अपना, शुद्ध आय कितनी है अपनी। 3 चीज पढ़ेंगे। अब सबसे पहले अपने डाटा याद कर लेते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन जीडीपी, फिर पढ़ेंगे जीएसवीए, फिर पढ़ेंगे जीएनपी, और इसके बाद में पर कैपिटा इनकम। परिभाषा तो आपको ये बताई दी। अब इसके अंदर 2 आंकड़े लिए जाते हैं, एक तो स्थिर मूल्य पर, एक लिए जाता है प्रचलित मूल्य पर। स्थिर मूल्य पर मतलब 2011-12 से, और इसके अंदर लिए वर्तमान के अंदर जो 2023 और 24 के अंदर है। ठीक है, इसके अंदर अपनी जो जीडीपी है कितनी है, 9.6 लाख करोड़ है।
ठीक है, स्थिर मूल्य पर। तो इसको ट्रिक से याद करेंगे। इसके बाद थोड़ा सा कम होगा इससे, 8.22 लाख करोड़ है, और ये होगा 7.96 लाख करोड़ है। ये कितनी है प्रचलित पे, 17.4 लाख करोड़ है, और इससे थोड़ा सा कम ये होगा 15.70 लाख करोड़ है, और ये है 15.20 लाख करोड़, 20 या 25 लाख करोड़ इसके रेंज में होगा। अब इनकी ग्रोथ भी देखी जाती है, अब ये कितने परसेंट बढ़ी है और ये कितने परसेंट बढ़ी है। मैं इसी के नीचे लिख देता हूँ ये कितने बढ़ी है, या इसको अलग से लिख देता हूँ, मैं इसको यहाँ अलग से लिख देता हूँ। ये अपनी बढ़ी है 8.3%, ये कितनी बढ़ी है 6.29%, और ये होगी अपनी, ये थोड़ा 8 से कम है 7.83, और ये 8.3 हो गया, और ये हो गया अपना 12 से थोड़ा ऊपर है, और ये 10.83 है, और ये इससे थोड़ी सी ज़्यादा 12.27 के आसपास है। मतलब आगे वाला डाटा ज़्यादा है, पीछे वाला कोई इतना परफेक्ट नहीं पूछता। ये यानी कि ग्रोथ रेट हो गया स्थिर कीमत पर, और ये होगी प्रचलित कीमत पर कैपिटा इनकम। इसका एक फॉर्मूला आप याद कर लो कि अपने एनएसडीपी है ना, एनएसडीपी, सॉरी ये जीएनपी नहीं, एनएसडीपी होता है, एनएसडीपी, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो मैंने यहाँ आपको गलत बता दिया, ये है एनएसडीपी, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू शुद्ध आय कितनी होगी। इसका क्या फॉर्मूला होता है कि अपनी जो भी जीडीपी है ना, जीडीपी के अंदर अपने डेप्रिसिएशन मतलब जो मूल्य ह्रास हुआ है ना, जैसे मान लो आज अपने को गाड़ी ली है, वो 5 लाख की ली, उसको अपने 2 साल चला लिया, तो उसमें 2 लाख का जो अपने उपभोग करने के अंदर जो उसके अंदर डेप्रिसिएशन है ना, तो पीछे जो 3 बच गया ना, वो है शुद्ध ये आय होती है, शुद्ध घरेलू आय। अब पर कैपिटल इनकम निकालनी है तो एनएसडीपी के अंदर उस टाइम की मिड ईयर जनसंख्या का भाग देंगे, तो अपने पर कैपिटल इनकम आ जाएगी, जो कि स्थिर कीमत पर अपनी है 96,000, और अभी वर्तमान में है 1,85,000। अगर इसकी इंडिया से तुलना की जाए तो इंडिया की 1,12,000 है, और यहाँ पे पूरी 2 लाख है, ठीक है। और इसके अंदर वृद्धि हुई है इसमें 6.88%, और इसके अंदर हुई है 11%। याद रखो तो रखो। अब एक आंकड़ा और है जिससे अपना पूरा ये सारा क्लियर हो जाएगा कि इंडिया की जीडीपी अपनी स्थिर कीमत पर 184 लाख करोड़, और प्रचलित कीमत पर है 324 लाख करोड़। तो इसमें राजस्थान का योगदान कितना है, 4.90 और 5.26। ये आंकड़े 5-6 बार लिखोगे तो आपको याद हो जाएंगे, याद ही करनी है, रट्टा ही मारना है, समझ में तो इसमें क्या है समझ तो लिए। ये अपना होगा पहला चैप्टर। अब दूसरा अपने देखेंगे मूल्य सांख्यिकी। मूल्य सांख्यिकी क्या होता है कि अपने देश के अंदर कितनी महंगाई बढ़ी है घटी है, उस चीज का मेजरमेंट करने के लिए 2 इंडेक्स होते हैं। ये होते हैं मूल्य सांख्यिकी के अंदर, इसके अंदर 2 इंडेक्स होते हैं। कौन से, तो पहला तो होगा डब्ल्यूपीआई, और एक होगा सीपीआई। डब्ल्यूपीआई क्या है, तो थोक पे अपने चीज लेते हैं, जैसे सब्जी मंडी में जाकर काफी सारी सब्जी ले लेते हैं, वो थोक का, इससे महंगाई का निकलेगा। और जो अपने रेगुलर यूज करते हैं, जैसे ये पेन ले लिया, दूध ले लिया, वगैरह वगैरह जो भी ले लिया, तो मार्केट से लेते हैं, वो इस पे महंगाई निकलती है, ठीक है। इसका आधार वर्ष भी होता है एक, जिससे तुलना की जाती है 1999 और 2000 है, लेकिन इंडिया का 2011 और 12 आधार वर्ष, ठीक है, इतना पुराना है, ले रहा है तो वो ले रहा है। अब ये हर महीने निकलता है, मासिक में निकलता है, और इसके अंदर कुछ वस्तुएं शामिल की गई, 154 वस्तुएं शामिल की गई, उसी के आधार पर अपने वो निर्धारित करते हैं कितनी महंगाई बढ़ी है घटी है जो भी है। तो इसके अंदर 154 वस्तु है, इसके अंदर कौन कौन सी वस्तु है, इसका लिख लो 75, 69, 10, ये प्राइमरी सेक्टर की है, और ये द्वितीय होगी या विनिर्माण की होगी, और इसके अंदर ये ईंधन वगैरह होगी। इसका वेटेज कितना है, 33% है, और इसका वेटेज 49% है, और इसका बच गया तो 16 या 14% है। वृद्धि इसमें सबसे ज्यादा हुई है 4.16%, और इसमें 1.46% की, और इसमें कमी हुई है 1.46% की। बस इतना ही। इसके अंदर एक अलग से रिपोर्ट ने फूड है ना, फूड अपने साथ उसके लिए एक अलग से इंडेक्स निकला जिसके अंदर 4 पॉइंट की वृद्धि हुई है। अब इसके अंदर राजस्थान के अंदर 1.75% की वृद्धि हुई है, और इंडिया के अंदर इसमें 1.72% की हुई है। बस इसके इतना ही डाटा, इसको रट लो, समझ लो, कुछ भी कर लो, समझ गए। सीपीआई इंडेक्स है, इसके अंदर टोटल तो 8 प्रकार के आते हैं, लेकिन राजस्थान की इकोनॉमी सर्वे में 4 दिए होते हैं। सीपीआई हो गया, एक तो आईडब्ल्यू,
फिर होगा सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर, सीपीआई इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल तो ऊपर होगा, एग्रीकल्चर हो गया, रूरल लेबर, और तीसरा होगा सीपीआई अर्बन प्लस रूरल। ठीक है, इसी के अंदर आ गया। तो ये सबसे लेटेस्ट है, 2016 का है। ठीक है, और ये दोनों 1986-87 के है, और ये है 2012 का। इसको निकालता है एनएसओ, इसको निकालता है श्रम ब्यूरो चंडीगढ़, जो कि पहले शिमला था, और इसको निकालता है आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय। इतना निकालते हैं, और इसी के आधार पे महंगाई के लिए इसको किया जाता है। क्योंकि उर्जित उर्जित मौद्रिक नीति, जो महंगाई दर मौद्रिक नीति होती है ना, जो कि अपनी कब आई थी, 2016 के अंदर आई थी, उर्जित उर्जित पटेल की सिफारिश पर आई थी। और मौद्रिक नीति के अंदर कितने सदस्य होते हैं? 6 सदस्य होते हैं। उनका 4 साल का कार्यकाल होता है, 3 सरकार की तरफ से और 3 आरबीआई की तरफ से होता है। इसके अंदर निर्णायक वोट आरबीआई का गवर्नर करता है, और वर्तमान में आरबीआई का गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा है, जो कि 26वें है, और जो कि बीकानेर से है। और सबसे पहले जो बना था वो कौन सा? ओसबर्न स्मिथ था। कौन था? आरबीआई का। ठीक है, इतनी सी बातें हैं। आरबीआई का जो गवर्नर था, वो क्या बोलते हैं, गवर्नर। ये हो गया, ये हो गया, एनएस हो गया, और जो महंगाई के लिए इसका यूज किया जाता है। बस ये हो गया अपना मूल्य सांख्यिकी वाला भी चैप्टर हो गया। तो अभी अपना अगला चैप्टर है फिजिकल राजकोषीय, राजकोषीय से रिलेटेड अपना तीसरा चैप्टर है कि अपने जो राजस्थान की गवर्नमेंट है उसको कहाँ कहाँ से आय, उसकी आय क्या है और उसका खर्चा क्या है। ठीक है, अब आय भी इसको दो तरीके से प्राप्त होती है। एक तो राजस्व रूप में, मतलब टैक्स के रूप में मिलती है। एक पूंजीगत के रूप में। पूंजीगत वो होती है जिसमें सरकार लोन लेती है कुछ काम कराने के लिए, बाहरी बैंक से या सेंट्रल गवर्नमेंट से, कहीं से भी लेती है। तो टोटल राजस्थान के अंदर जो इनकम, इसके अंदर अपने 3 डाटा लिए जाते हैं। एक हजार तो 2023 और 24 का, जो कि एकदम पक्का डाटा होता है, इकोनॉमी सर्वे के अंदर आता है। उसके बाद में आता है 2024 और 25, और 2025 और 26, ये बजट के अंदर होता है, ये अनुमान होते हैं। तो यहाँ पे अपनों ने 4.98 लाख करोड़ तो अपनी यहाँ पे आई हुई थी। और यहाँ पे कितनी हुई थी? 5 लाख करोड़ ही आईडी से, और यहाँ पे कितनी होगी? 5.37 लाख करोड़। अब इसके अंदर राजस्व के अंदर भी कितना, टोटल तो ये हो गया 4.98 लाख करोड़ के आसपास है। तो ये होगा अपना 2.3 लाख करोड़, और पूंजीगत कितना है? 2.22 लाख करोड़। ठीक है, कुछ अलग भी खर्चे होते हैं जिसको जोड़ के ये, सॉरी 4.98 4.25 होगा, 25 होगा, यहाँ पे 25 होगा। अब ये राजस्व का हो गया 2.3 लाख। अब इनको भी डिवाइडेशन करेंगे, ये भी चार चार तरीके से आते हैं। कहाँ से आते हैं? एक तो सरकार खुद टैक्स लगाती है, खुद टैक्स लगा के लगभग 94,000 करोड़ रुपए अर्जन करती है। उसके बाद में जो केंद्र सरकार टैक्स लगाती है, उसका भी इसके अंदर कुछ हिस्सा आता है, जो कि अपना 6.3% के आसपास होता है। ये आगे का थोड़ा सा डाउट है। तो यहाँ से लगभग 68,000 करोड़ रुपए सरकार को मिलते हैं। इसमें सहायता करते हैं केंद्र सरकार, कुछ सहायता करते हैं, उसमें 22,000 करोड़ रुपए मिलते हैं। और कुछ सरकार की खुद की कमाई है, सब की कमाई है, इन टैक्स रूल्स के अलावा कुछ और भी कमाई होती है, तो वो हो गया 18,000 करोड़ रुपए। तो इसको कुल मिलाएंगे। उसके बाद में 94,000 करोड़, ये कहाँ कहाँ से आते हैं? एक तो SGST से सबसे ज्यादा आते हैं 38,000 करोड़ रुपए, और 13,000 करोड़ रुपए जो दारू वगैरह पीती है उससे आते हैं, और स्टाम्प ड्यूटी वाला वो हो गया। ठीक है, मोटा मोटा हो गया। यहाँ पे इसकी वृद्धि होगी 4%, यहाँ पे इसकी वृद्धि होती है, यहाँ पे हुई 4% वृद्धि, यहाँ पे हुई 7% वृद्धि, और यहाँ पे होगी 12% की वृद्धि। ऐसे इसको ऐसे बढ़ता जा रहा है, और ये सरकार का वो हो गया। अब सरकार खर्चा कहाँ करती है? राजस्व व्यय, और राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। जब राजस्व व्यय के अंदर से राजस्व आय घटा देंगे तो वो क्या आ जाएगा? राजस्व घाटा। राजस्व घाटा का आप सूत्र याद रखो कि राजस्व आय के अंदर से
राजस्व व्यय घटा दिया तो कितना होगा, क्योंकि यहाँ पे अपने 2.3 करोड़ है, लेकिन यहाँ पे व्यय अपना है लगभग 2.42 लाख करोड़, तो 38,000 करोड़ का अपना राजस्व घाटा है, 39 के आसपास है, थोड़ा 38 से ऊपर है। राजकोषीय अगर घाटा बताना है तो टोटल आय में से टोटल खर्चा निकाल देंगे, वो अपना राजकोषीय घाटा हो जाएगा। राजस्व व्यय हो गया, इसके अंदर कौन सा होगा जो जरूरी है वो देना ही है, कौन कौन से हो गए, जैसे पेंशन होगी, सैलरी देनी होगी, ये सारी चीजें सरकार के अंदर खर्चा जो कि सरकार को हर बार देना होता है। और पूंजीगत व्यय के अंदर सरकार कौन कौन सी स्कीमें चलाती है, तो इसके लिए ट्रिक याद रखो कि सगे लोगों पे सबसे ज्यादा काम करते हैं, सोशल, सामान्य और इकोनॉमिक। सोशल और इन दोनों को मिला के 71% विकासात्मक कार्यों पर लगाया जाता है। अगर स्कीम वार देखा जाए तो आप लगा लो सेरटा, सेरटा सामाजिक, इकोनॉमिक, रेवेन्यू, ट्रांसपोर्ट और सेरटा ये एग्रीकल्चर, इन क्षेत्रों में लगाया जाता है। यहाँ सबसे ज्यादा 54% लगाया जाता है। तो मोटा मोटा एक बार में इतना ही याद हुआ। ओके, वीडियो सही लगे तो लाइक करना, बाकी तो मैंने मेरी तरफ से ठीक किया है, क्योंकि फर्स्ट टाइम रिवीजन किया और फर्स्ट टाइम किया, तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना।